तुझे तो नंबर लाइन सीखना था, तू आया क्यों नहीं तू? यही बैठ जा। चलो अब हम सबसे पहले जरा जिसका नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। देख, हमने बचपन में सीखा था कि ये बीचों बीच वाला जीरो का लाइन होता है ना। जब हम 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं तो वो किस साइड आता है? राइट हैंड साइड में। जैसे ये 1 हो गया तो इसके आगे 2 आएगा, इसके आगे 3 आएगा, इसके 4, ऐसे चलेगा ये। मान ले ये 23 आज का साल है। अब मान लो या इस लाइन में जो चंद्रगुप्त मौर्य है, मौर्य डायनेस्टी यहां, मौर्य, ठीक है। ठीक, अब क्या है, हम यहां पर खड़े होके देख रहे हैं मौर्यों को, ठीक है। तो देख, सबसे पहले जीरो में जीसस क्राइस्ट का बॉर्न माना जाता है, ठीक है। ये क्राइस्ट एरा शुरू हो जाता है जीसस क्राइस्ट का यहां से। तो यहां से जब हमारा नेक्स्ट ईयर होगा तो पॉजिटिव में जाएगा 24, नेक्स्ट 24 होगा, नहीं अभी तो 24 हो गया है, नेक्स्ट 25 होगा, फिर एक साल आगे बढ़ेगा तो 26 होगा। अब हमें यहां से देखना है इनके समय काल के बीच में, हम दोनों के बीच में कितना गैप है, ये जो समय है कितना गैप है ये देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से पहले क्या करेंगे, इधर तक जाएंगे। ये कितने साल हो गए? 23 साल, ठीक है। हाँ, ऐसा 23 ईयर्स मान लेते हैं, वैसे तो 2023 ईयर्स है, 2023 ईयर्स, यहां तक 2023 ईयर्स हो गया। अब देख यहां पर जब जाएंगे ये वाला, फिर ये सब 100 साल का गैप मान लेते हैं, तब तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इधर आया तो ये माइनस का 100, फिर ये माइनस का 200, फिर ये माइनस का 300, फिर माइनस का 400, फिर माइनस का 500, ऐसे आगे बढ़ेगा। अब मैं कल कह रही हूं गुप्त डायनेस्टी, गुप्त यहां पर था, गुप्त यहां था, इसका मतलब मान लो ये है 50 का लाइन, 350। तो जब हम यहां से देखेंगे, यहां से पूरा ये 2023 वर्ष ले लिया जीरो तक। अब ये उल्टा जाएगा नहीं जाएगा, सबसे पहले इस लाइन में हमें सबसे पहले क्या आएगा, 100 साल, फिर -200, -300, माइनस का 350, क्योंकि इस लाइन को माइनस का लाइन लेते हैं ना जीसस क्राइस्ट से पहले। माइनस नहीं करेंगे, ये अगर पॉजिटिव इंटीजर्स का लाइन है, इधर पॉजिटिव जाता है तो इस लाइन के इधर माइनस आते हैं, स्टैटिस्टिक्स में किया था हमने। तो ये तब हम लिखेंगे, जब ये अगर 100 साल लिखे रहे हैं, इसको 200 साल लिख ले, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300। अब जब हम समय देखते हैं, ठीक है, मौर्य पहले आया, हम कहां से पढ़ रहे हैं, यहां। अगर आप देखोगे इधर के साइड तो हम लोग कहां से पढ़ रहे हैं, मौर्य, मौर्य से पहले आर्यन, और आर्यन से पहले सबसे पहले आए थे हड़प्पन, ठीक है। हड़प्पन कितने, मान लो 1750 तक हमने यहां माना, ठीक है। तो हम उधर के साइड से देख रहे हैं तो ये सारे माइनस का टर्म है, तो माइनस का 1750 सबसे पुराना होगा। उसके बाद ये आ जाएगा, मान लो ये हमने मान लिया माइनस का 300 के आसपास तक, नहीं 1550 तक है, डिक्लाइनेशन हुआ, जनपद आया, तो हम 1000 मान लेते हैं जनपदों के समयकाल तक, बिंबिसार के समयकाल तक। तो ये नया राजा होगा बिंबिसार, बिंबिसार नया होगा, बिंबिसार का एज हड़प्पा के लोगों से कम होगा, होगा नहीं होगा। फिर आर्यनों के बाद मौर्यन आया, मौर्यन और नए होंगे, फिर गुप्ता आएगा, गुप्ता और नए होंगे। लेकिन जब हम नंबर लाइन को देख रहे, देखिए यहाँ -1750, ये -1000, ये -350 आ गया, आ रहा है। -350 के बाद इधर आ जाएगा हर्षा, -250, ऐसे चलेगा, आ गया समझ में। तो इस हिसाब से लिया जाता है, मतलब क्या हो गया, -1750 का मतलब क्या होता है, ये 1750 वर्ष को हमारे 2300 वर्ष, 2024 वर्ष से प्लस कर देंगे, तो इतना डिफरेंस है दोनों के बीच, यहां से यहां तक का डिफरेंस प्लस। अब हम खड़े हैं यहां,
यहां से यहां तक का डिफरेंस को दोनों को प्लस कर देंगे तो एग्जैक्ट कितना गैप है वो आएगा। आगे आप समझ में? माइनस का कॉन्सेप्ट, ये नए वाले राजा है, इधर आते जाएंगे नया होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और यहां पहुंच जाएंगे तो हम हैं, उतना ही प्लस करके आता जाएगा। अब अगर हम गांधी जी बोलेंगे तो क्या करेंगे, हम 1950 तक ले लेंगे तो पास आ गए ना गांधी हमारे। गुप्ता ज्यादा पुराने हैं कि गांधी पुराना है? गुप्ता पुराने हैं, तो हमारे और गुप्ताओं के बीच में जो लाइन है वो ज्यादा लंबा होगा, गांधी पास होगा हमारा। 70 साल पुराने हैं गांधी बस हमारे लिए। आ गया? तो ये जो नंबर लाइन है, ये जीसस क्राइस्ट जिस साल जन्म हुआ है उसी से 0 माना जाता है। ठीक है, उससे आगे हम पॉजिटिवली लेते हैं, क्योंकि हम जीसस क्राइस्ट के बाद पैदा हुए, तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव जाएगा। अब तेरा बच्चा होगा तो जो होगा वो फ्यूचर होगा, तो वो पॉजिटिव में जाएगा। लेकिन जीसस क्राइस्ट से पहले जो है उनको क्या लेंगे हम लोग, माइनस में। आ गया समझ में? ठीक, न्यू स्टूडेंट? ठीक, हम लोग पढ़ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। प्री का सब पता है तुम्हें? प्री में क्या क्या सब्जेक्ट होता है पता है ना? उसमें एक सेक्शन होता है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आप प्री में सोचते हो, जैसे गौतम बुद्ध से रिलेटेड, इंडियन पेंटिंग से रिलेटेड, ये जो सारी होता है वो आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन होता है, वो अलग ही सब्जेक्ट होता है आर्ट एंड कल्चर। और मेंस में इस सब्जेक्ट को आपको अलग से देना पड़ता है। पेपर में डिवीजन होता है, फर्स्ट पेपर में आर्ट एंड कल्चर है, फिर थर्ड पेपर में भी आर्ट एंड कल्चर है, फिर सेवेंथ पेपर में भी आर्ट एंड कल्चर है, तो आपका सेक्शन वाइज डिवीजन हो जाएगा। वो जब आपके पास सिलेबस आएगा आप समझ ही जाओगे। इंडियन आर्किटेक्चर पेपर नंबर 1 है, आज हम लोग पेपर नंबर 1 के चीजें कर रहे हैं। ठीक है, मेंस के हिसाब से। फिर मैं जब चैप्टर करवाऊंगी वो बता दूंगी कौन से पेपर का है। अभी जो कर रहे हैं, अभी फिलहाल हम पेपर 1 का कर रहे हैं। अब हम लोग कल देख रहे थे अजंता की गुफाएं। ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन आई थिंक सो टाइप हो गए होंगे, कलेक्ट कर लेना मैम से या पूछ लेना कैसे होगा, या सर से पूछ लेना। ठीक है, क्वेश्चन सारे मैंने देके गई थी। क्वेश्चंस देखना, हाथों हाथ देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, मुद्राओं का क्वेश्चन है तो मैं बुद्धिज्म, अब नेक्स्ट क्लास में बुद्धिज्म मतलब नेक्स्ट आर्किटेक्चर खत्म करके मैं बुद्धिज्म पढ़ाऊंगी, जैनिज्म पढ़ाऊंगी, तो मैं मुद्राओं के बारे में और डिटेल बता दूंगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो अंजलि वंजलि मुद्रा लिखा था ना, उसमें डिटेल क्वेश्चन है। मतलब इसको खड़ा करके हमें मुद्रा दिखवानी पड़ेगी इससे, क्योंकि सबसे अच्छा तो यही दिखाएगा, है ना? थोड़ा बहुत तो लिखा था हमने, बट क्वेश्चन बहुत डिटेल। अब आते हैं हम अजंता की गुफाओं के बारे में। अजंता की गुफा है कहाँ? अजंता की गुफा है कहाँ? महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट? अजंता कोई डिस्ट्रिक्ट है क्या? गुफा है वो। सर कहाँ है? या बोर्ड में नेट कनेक्ट कर लेते? हाँ सर आए, हाँ भेज दीजिएगा, क्योंकि ना टॉपिक ऐसी है, हाथों हाथ नेट चाहिए होता है। हाँ भाई, अजंता गुफा कहाँ है? औरंगाबाद। गूगल कर लिया तूने? फोन दे फोन दे फोन दे, फोन वापस दे। अब ये मिलेगा नहीं, लॉक खुलवा लूंगी मैं। ठीक है, अब नहीं मिलेगा मुझे, फोन की ऐसे ही जरूरत है, मेरा वाला ले जाइए। हाँ कोई नहीं, मैं अपना वाला दे दूंगी, चला पाए तो चला लेगी। अब देखो हमने कल क्या बात किया था इसके फीचर्स में। सबसे पहले देखो अजंता गुफा, रुको पहले हम लोग पीछे का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जब हड़प्पा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हड़प्पा फेमस किस चीज के लिए था? हड़प्पा फेमस किस चीज के लिए था सबसे पहले? टाउन प्लानिंग। ठीक है, डन, टाउन प्लानिंग। उसके बाद सिटाडेल और ग्रेनरी दिमाग में आया। ठीक है, और मोहनजोदारो, ग्रेट बात। ठीक है, उसके बाद स्कल्पचर में मुझे कुछ बता दो, क्या क्या देखा था तुम लोगों ने? प्रीस्ट, किंग, डांसिंग गर्ल। अच्छा, उनकी जो मूर्तियां बनाने की टेक्निक थी उसको क्या बोलते हैं? लॉस्ट वैक्स टेक्निक। कैसे बनाते थे मूर्तियां? बाहर जो होता था कॉपर नहीं, ब्रॉन्ज, उसका खोखला सा शरीर बना लेते थे। ठीक है, वो शरीर जो बनाते थे खोखला शरीर,
वो शरीर किसका बनता था? ब्रॉन्ज का। उसके अंदर वैक्स भरा जाता था कि वो मतलब क्या कर ले, शेप पकड़ ले इंसान जैसा, है ना, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। उसके अलावा हमने काफी एक्सकेवेशन लिखा है ना, एक्सकेवेशन 3D शेप देने के लिए उसने वैक्स भर दिया उसके अंदर, ठीक। उसके अलावा हमने एक्सकेवेशन में काफी चीजें लिखी है। उसके अलावा हमें पशुपति हमेशा याद रखना है, पशुपति सी, और क्या याद रखना है? मदर गॉडेस, है ना, ये हड़प्पा है, ठीक। उसके बाद हम आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य पे। चंद्रगुप्त मौर्य कहते ही आर्ट एंड कल्चर का क्या चीज याद आना है हमें? उसका पैलेस किससे बना हुआ था? सैंडलवुड से बना हुआ था। कितने ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे उसने उसको देख रेख के लिए? कितने ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे अशोका ने? उसने 500 ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे। अच्छा, अशोका ने उसी पैलेस को थोड़ा सा और बढ़िया कर दिया, है ना, पहले सैंडलवुड का ही था, ठीक। उसके बाद अशोका बोलेंगे। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अशोक से पहले ही कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कर दिया था, है ना, अशोक से पहले ही कॉपर प्लेट आ चुका था, लेकिन उसमें जैन धर्म के चीजें ज्यादा पाई गई है ना। प्रकृत में भी लिखा गया है लेकिन, और संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन जैन धर्म से रिलेटेड, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य खुद जैनी था। अच्छा, उसने सलेखना कहाँ लिया था? उड़ीसा में नहीं लिया था। आंध्रा नहीं है श्रवण बेलागोला। श्रवण बेलागोला कहाँ है ये बताएगा? कर्नाटका में है, इसके घर के पास ही है ना। हाँ भाई, मैसूर के पास का एरिया है चंद्रगिरी हिल्स, ठीक है, तो वहां सलेखना लिया। अच्छा, सलेखना का मतलब समाधि टाइप्स ले लिया। समाधि में वो क्या करते थे? अभी सुप्रीम कोर्ट का बैन है, सलेखना नहीं ले सकते हो, तुम चाहो तभी भी सुप्रीम कोर्ट तुम्हें सलेखना नहीं लेने देगी। उसमें क्या होता है? पहले खाना छोड़ते हैं, फिर पानी छोड़ते हैं, और फिर धीरे धीरे मरने के लिए खुद को छोड़ देते हैं, ठीक है। समाधि है, इसको इससे बड़ा त्याग कुछ नहीं हो सकता। तुम खाना पानी एक दिन छोड़ के देखो जरा, पता चल जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आगे अशोक पे। अशोक के राजनीतिक जीवन से हमें कोई मतलब नहीं है। अशोक आते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में क्या क्या चीजें? स्तूपा, सांची स्तूपा, ठीक है। सांची स्तूपा के अलावा अमरावती स्तूपा, पिलर्स, है ना, अशोक स्तंभ, और बहुत अच्छे से किया है हमने, हर किसी का मीनिंग किया है ना, एनिमल्स उनके, और सबका मीनिंग, सब एनिमल्स का, ठीक है। अशोक के बाद आए हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में सबसे पहले स्कूल ऑफ आर्ट, है ना, किसके समय काल में? कुषाणों के समय काल में सबसे पहला स्कूल ऑफ आर्ट गांधार, ठीक है। ये हो चुका है ऑलरेडी, तुम्हें रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, ठीक है। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में किसका प्रतिमा बनाया गया सबसे पहले? बुद्धिज्म, मतलब गांधार स्कूल ऑफ आर्ट कनिष्क से पहले शुरू हो गया था, शक डायनेस्टी में शुरू हो गया था। वहीं से क्या होता है? कनिष्क के समय काल में बुद्ध धर्म 2 भाग में बढ़ गया। पहले बुद्ध धर्म के लोग क्या कहते थे कि बुद्ध के उपदेश को पालन करो। ओ, हाँ जी सर, नेट कनेक्ट कर दीजिए। कि बुद्ध के उपदेश को पालन करो। बुद्ध कैसा है हमें देखने को नहीं पता है। अभी जो गौतम बुद्ध की प्रतिमा देखने को मिलता है वो है कि नहीं है वो भी नहीं पता, है ना। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने जो शिल्पकार थे, आर्टिसंस थे, उन्होंने अपने इमेजिनेशंस में सबसे पहले बुद्ध कैसे दिखेंगे, स्टैंडिंग बुद्ध की प्रतिमा बनाई। गांधार, कनिष्क समय का, ठीक है। मतलब तुम यहां से लो अपना 2023, ठीक है, और इधर ले लो और 400 साल, ठीक है। तो फिर तब तक हम कर लेते हैं। हाँ, तो कनिष्क के समय काल में, उसी समय काल में एक और स्कूल था, क्या था? मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। कृष्ण जी से जुड़े हुए नहीं है, ध्यान रखोगे। किससे जुड़े हुए हैं? बुद्ध धर्म से। वहां पर गौतम बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमाएं बनाई गई। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में डिफरेंस क्या है? गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में जो आपके कृष्ण की प्रतिमाएं हैं
सॉरी, गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, वो क्या है उनकी, हेलो, हेलो मतलब पीछे का चक्र छोटा, पीछे बोधिसत्ता मतलब बुद्ध ट्री है ना, और वो बहुत डिलाइटेड पोर्शन में बैठे हुए ऐसा मिला। जो मथुरा में आए तो उनका हेलो, ज्ञान का परिसर को बढ़ा दिया गया, बोधिसत्ता को रिजेंबल किया गया एक इंसान से या लोटस के फूल से, है ना, मतलब सिंबल बना दिया गया। और बढ़िया वाले आजकल ऐसे जो ऐसे वाली मुद्रा में देखने को मिलता है, ऐसे हाथ के ऊपर ऐसे में दिखा देगा, हाथ के ऊपर हाथ ऐसे लेके जो बैठे रहते, वो वाले गौतम बुद्ध आगे। उसी समय काल में और एक बकातक डायनेस्टी भी थी उस समय पे, और एक स्कूल डेवलप हुआ था, अमरावती स्कूल। कहां पर? आज के आंध्र प्रदेश में। अमरावती स्कूल में सिर्फ बुद्ध से रिलेटेड काम ही नहीं हुआ, साथ में हिंदुओं से रिलेटेड काम हुआ। तो जो शिवलिंग है, उससे पहले ओवल टाइप के जो भी आपके स्ट्रक्चर होते थे, ओवल जो शेप के पत्थरे होते थे, उसको शिवलिंग मान के पूजा करा जाता था, है ना। लेकिन लेकिन क्या है इसके बाद, ठीक है, हाँ ठीक है, मुराल मुराल सब है सर, हाँ हो जाएगा मेरा काम। हाँ, तो फिर लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने सिंबल को और अच्छा बनाया। आज का जो शिवलिंग है, आज का शिवलिंग बनाया, आज का शिवलिंग कैसा है सबने देखा है, किसी को डाउट तो नहीं है शिवलिंग कैसा है? आज का शिवलिंग बनाया, आज का शालिग्राम, विष्णु को डिनोट करने के लिए, विष्णु की प्रतिमा या शिव जी कैसे दिखते थे नहीं पता, तो सबसे पहले शिवलिंग बनाया कि ये शिव जी के मतलब रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद शालिग्राम, शालिग्राम विष्णु के रिप्रेजेंटेशन है, ये आया अमरावती स्कूल में। उसके बाद हमने पढ़ा गुप्ता पीरियड, है ना। गुप्ता पीरियड में गुप्ता राजा, क्योंकि इनिशियली वो बुद्धिस्ट थे, लेकिन लेटरली बाद के राजा जो है इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स हिंदू हो गए, क्योंकि उस समय पे बहुत बड़े बड़े हिंदू फिलोसोफर्स आए थे, जैसे आदि शंकराचार्य, वल्लभाचार्य। इन्होंने सबके दिमाग को फॉर्मुलेट किया। उन्होंने बोला जिस गौतम बुद्ध को तुम गौतम बुद्ध कहते हो, एक्चुअली वो विष्णु का अवतार है, 10वां अवतार है, 10वां नहीं है, 9वां, 10वां तो कल की है ना, कल की हुआ ना 10वां अवतार, तो 9वां अवतार है। तो राजा वगैरह के भी दिमाग में बैठ गया ये विष्णु के अवतार है, तो वो फिर से हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुए। तो इन्होंने हिंदुओं के प्रतिमा बनवाना शुरू किया, और प्रतिमा में सबसे पुराना प्रतिमा जो हमें भगवानों के पुराने प्रतिमा दिखाई देते हैं, उन प्रतिमाओं में या भगवानों के जो आज के शक्ल दिखाई देते हैं या पिक्चर्स दिखाई देते हैं, ये सब बनवाना शुरू किया उन्होंने। और उनमें सबसे पुराने विष्णु, शिव जी तो बाद में आए हैं। शिव जी को कॉपीराइट ले रखा था साउथ वालों ने, इसमें हर्षा ने कॉपीराइट ले रखा है शिव जी का, ठीक है। अभी हर्षा के टाइम पीरियड में पहुंचेंगे, चंदेल पे, सॉरी चोल पे पहुंचेंगे, जिन्होंने शिव जी को बनाया। उन्होंने बोला हमारे शिव जी तो सबसे अच्छे हैं, सबसे पुराने भगवान है, भगवानों का अस्तित्व ही नहीं था जब शिव जी थे, तो हमको तो और सुंदर बनाना है आपने। तो जो अभी के शिव जी है ना, बहुत अच्छे फिगर के शिव जी है, मतलब बॉडी बॉडी बहुत अच्छी है। तो ये जो फिगर है शिव जी का, जिसको देख के ही अच्छा लगता है ना, तो ये मास्कुलाइन फिगर चंदेल जो चोल राजवंश है उनके राजाओं ने बनाया, ठीक है। लेकिन इस समय पे काम किस पे हुआ, क्योंकि वो गुप्ता है, बनिए हैं, तो उनको क्या चाहिए, पैसा। और पैसा कहां से मिलता है, कर्म से, कर्म के लिए विष्णु, और जो काम करेगा उसके हाथ पैसा आएगा, तो विष्णु की बीबी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी और विष्णु पे ज्यादा काम। इसी समय काल में ऐसा नहीं है कि उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को छोड़ दिया या जैन धर्म को छोड़ दिया, उन्होंने पुराने जिन गुफाओं में बुद्धिस्ट मॉन्क या जैन के मॉन्क रहते थे उनको बहुत अच्छे से बनवा दिया, बिहारों को, उनके चैत्य मतलब उनके प्रेयर हॉल को उनको बहुत अच्छे से बनवा दिया, उनकी दीवारों पे मुराल पेंटिंग करवाई, ठीक है। और ऐसे ही केव में हम लोग फीचर्स पढ़ रहे हैं, पहला अजंता केव, है ना। अब अजंता केव में सबसे पहला हम लोग देते हैं, सबसे पहला आज है मुराल, मुराल का ये है मुराल, देखो आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखो किसी चीज से इसको पहले, पत्थर को आपको दिख रहा है, यहाँ पर पत्थर को पहले पार्टीशन किया गया है, पत्थर को खोद के, और ये जितने बनाए गए हैं नेचुरल कलर के साथ इसको खुदाई करके बनाया गया, आपको दिख रहा है दूर से, ठीक है, खुदाई करके बनाया गया है, हाँ दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। ये जो है आपको ये लोटस का टाइप का देखो, इसमें देखो पहले इसके जो ये है, ये सारी चीजें हैं, इसको क्या किया, खोदा गया है, खोदने के बाद इसमें नेचुरल कलर्स का प्रयोग किया,
ठीक है, इस तरीके से किसी भी पत्थर को जब आप नुकीली चीज से खोद के उसका स्ट्रक्चर बनाते हो, उसमें ड्राइंग बनाते हो, उस पेंटिंग को कहते हैं मुराल। अजंता गुफा इसकी बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, एलोरा की गुफा अच्छे एग्जाम्पल है। हमारे जो टेम्पल्स है, टेम्पल्स में भी मुराल है, जो पुराने टेम्पल्स है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मौजूद नहीं है। अब औरंगजेब जैसे शासक आए, उन्होंने बोला नहीं सबको तोड़ दो, नहीं चलेगा, तो क्या हुआ, कुतुब मीनार में तो पत्थर से ऐसे चिपका चिपका के बना है। हाँ एग्जैक्टली, उनमें सब में मुराल होगा। उन्होंने सोमनाथ टेम्पल पे बहुत अच्छे मुराल्स थे। ठीक है, सॉक्स पहन के आया कर, ठंड हो रही, खपखपा रही है क्लास में, ठीक है, तो फैशन तो जरूर करना है ना। तो क्या है कि उन्होंने मुराल बनवाए थे, लेकिन अब क्या हुआ बाद के समय पीरियड में, क्या हुआ, मेडिवियल समय पीरियड में तुर्क मुसलमानों का भारत में आक्रमण होने लगा और इस्लाम आने लगे। इस्लाम में भी बुरे शासक सारे नहीं थे, ठीक है, इस्लाम में भी अच्छे शासक थे, अकबर थे, उनको प्रिजर्व किया, शाहजहां, जहांगीर, ये तीन तो बेहतरीन शासक थे जिन्होंने इनको प्रिजर्व किया, ठीक है। लेकिन बाकी मोस्ट ऑफ द शासकों ने इनको ये सोचा कि इनको तोड़ो, इनकी जगह पे हम मस्जिद बना देते हैं। और क्योंकि इन मुस्लिम शासकों का दबदबा हमेशा नॉर्थ इंडिया में रहा, तो नॉर्थ इंडिया की मंदिरों में ये देखने को नहीं मिलता है। अभी जितने भी पुराने मंदिर है दोबारा बनाया गया है, एक बद्रीनाथ को छोड़ सभी मंदिर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ में मुराल है, केदारनाथ के अंदर मुराल है, ठीक है। हाँ, क्योंकि इतने ऊपर पहाड़ों में नहीं पहुंचे वो, अदरवाइज जो आपके प्लेन्स के मंदिर थे वो टूट गए थे, तो दोबारा बनाया गया। जैसे औरंगजेब ने उसको तोड़ा, अपने जगन्नाथ टेम्पल को तोड़ा था, इससे पहले के जगन्नाथ टेम्पल में मुराल थे, लेकिन फिर बाद में गंग डायनेस्टी आया औरंगजेब के बाद, उन्होंने फिर दोबारा बनवाया, ये अलग बात है, लेकिन दोबारा बनवाने पे फिर वो मुराल नहीं बने ना, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न में उनका तो 800, मतलब उनका बहुत लंबा समय पीरियड है, बीच में औरंगजेब ने इसको तोड़ दिया था, फिर उसके बाद उनके लेटर शासकों ने फिर से इसको पत्थरों से बनवा दिया था, ठीक है। काशी विश्वनाथ तोड़ दिए थे उन्होंने, ठीक है। तो अब जो मंदिर है हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है, उसमें मुराल क्यों नहीं है, इस वजह से नहीं है। साउथ इंडिया के मंदिरों में जैसे एग्जाम्पल, आप इस मुराल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे, हाँ, वाराणसी में वो वाला मुराल नहीं है, वो बाद में समय काल में करा गया है। इसका मुराल का बहुत अच्छा हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, मुराल का एडवांस लेवल देखो, दिख रहा है, एक पत्थर पे है और सभी पत्थरों को खोद के किस हिसाब से उन्होंने क्या बेहतरीन वो बनाया है, इसमें स्ट्रक्चर बना दिया, ये है मुराल पेंटिंग। ये मैम पत्थर हमारे गोवा में है ऐसे। कहाँ पर, हमारे गोवा में जो बहुत ही जंगल एरिया में जो मंदिर है ना, 200 साल 300 साल पुराने, हाँ वहाँ पे वहां ऐसे वहां है। मिल जाएगा। गोवा, तुम गोवा कह रही हो ना, जी मैम, गोवा कह रही हूँ। हाँ मिल जाएगा, साउथ इंडिया में मिल जाएगा, ठीक है। अरे बुला लो अपने घर, हमें ऑफलाइन वाले बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ तो अब देखो ये मुराल है, आ गया समझ में, मुराल का क्लियर मतलब समझ में आ गया। अब हम मुराल के कुछ फीचर्स लिख सकते हैं, लिखेंगे, अजंता की गुफाओं में ही, अजंता के केव में ही आगे लिख लो मुराल, कहीं पे भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, मुराल। सेंसर काम नहीं कर रहा, खुद भी हिल के देख रही हूँ तभी भी नहीं काम कर रहा, इसीलिए तो तुझे दे रही हूँ आज। कोई नहीं, मेरे से तो अच्छा ही होगा, कोई नहीं, मुझसे तो अच्छा ही होगा। मैं ड्राइव खोल लूं पहले, रुको।
क्योंकि आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अब तक पुटअप नहीं हुआ है, तो इसका मतलब आगे मुराल के ऊपर क्वेश्चन पुटअप होगा। नहीं हुआ है का मतलब होता है होता आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे मुराल पेंटिंग आर फाउंड, मुराल पेंटिंग आर फाउंड mural painting are found especially on the caves, especially on the caves and the walls of the temples, walls of, and the walls of the temples. The earliest evidence of mural is frescoes painting. Frescoes painting, frescoes की स्पेलिंग लिख लोगे सब, FRES लिखो, लिखो ऊपर लिख रखा है देखो, frescoes painting on the wall of Ajanta and Ellora. फ्रेस्को पेंटिंग किसे कहते हैं, रुको मैं भूल जाऊंगी। फ्रेस्को पेंटिंग मतलब नेचुरल कलर का यूज करके, ठीक है, एंड एलोरा केव्स, नेचर ऑन द वॉल ऑफ अजंता एंड एलोरा केव्स। इसमें कई प्रकार के मुराल होता है। एक तो होता है इसे पत्थर को बना दिया, पत्थर को काट के ड्राइंग बना दिया या पेंटिंग बना दिया, लेकिन उसमें कलर का प्रयोग नहीं हुआ। और एक होता है इसमें कलर का प्रयोग होना। इनमें कितनी भी पेंटिंग आप देख लो, ठीक है, ये वाला पेंटिंग गौतम बुद्ध के, ये बहुत फेमस पेंटिंग है अजंता की गुफाओं की। इसमें देखो, इसको पूरा जो है नुकीले निडल टाइप की किसी चीज से खोद खोद के बनाया गया है, और सभी में अलग अलग कलर्स आपको दिख रहा है। ये अब कलर्स कैसे आते हैं, है ना, ये पत्थर के ही कलर है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि जब इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री फॉर्म में आता है, अब इग्नियस रॉक का अलग अलग कलर होता है। जैसे इसका एग्जांपल हमें देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट ऑस्ट्रेलियन रिज में, कलरफुल जो रेनबो हिल्स कहा जाता है, जिसको रेनबो हिल्स में, रेनबो हिल्स जानते हो, हाँ, रेनबो हिल नहीं देखा है किसी ने? ताजमहल कैसे कह सकते हैं, वो तो मेटामॉर्फिक रॉक का है। कलर चेंज करना और आपका वो होना, मतलब जब लावा जमीन के नीचे से निकलता है, सभी मिनरल का अपना अलग अलग कलर होता है। लावा बाहर निकला, उस लावा में बहुत अलग अलग प्रकार के मिनरल है। जब वो मिनरल ठंडा होगा तो वो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होगा, तो वो कलर उसी रॉक में रह जाता है, ठीक है। अब समय के साथ जब इग्नियस रॉक कमजोर पड़ता है और धीरे धीरे इसका परत परत निकलते, लेयर बाय लेयर निकल के जाके, मतलब कहीं पे गिरा और एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर आया, दूसरे के ऊपर तीसरा लेयर आया, समय के साथ वो भी एक छोटा मोटा पत्थर में कन्वर्ट हो गया। जैसे हम बिल्डिंग मटेरियल जिसे कहते हैं, बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। अब उस जो इग्नियस रॉक का कलरफुल वाला कंपाउंड है, उस जो सेडिमेंट्री रॉक बना उसमें भी होगा। सेडिमेंट्री रॉक को तोड़ना बहुत आसान होता है, हथौड़ा मार के भी टूट जाता है, लेबर तोड़ते तो रहते हैं, तुमने देखा होगा, ठीक है। तो वो सब सेडिमेंट्री रॉक है, इसीलिए बिल्डिंग मटेरियल में यूज होता है। उसका कलरफुल वाला पार्ट निकाल लिया जाता है, और निकालने के बाद जो ये पत्थर होता है, इसमें वैक्स के मदद से इसको पत्थर के अंदर जगह जगह इंसर्ट कर देते, छेद किया, उसके अंदर कलर भर दिया। वो पत्थर का ही पार्ट है, पत्थर को छेद करके उसके अंदर कलर भर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेस्को पेंटिंग। बहुत टफ होता है, कई हजार साल लग जाता है, इसीलिए तो 600 600 700 700 साल लगे हैं इन गुफाओं को बनाने। अब यहाँ पर आपको जितने कलर्स दिखे, इनिशियली इनको खोदा गया है, पहले खुदाई की, ऐसे नुकीला नुकीला करके खुदाई की, फिर सेडिमेंट्री रॉक का वो मिनरल का पार्ट, मतलब तोड़ के रॉक को, उसको एब्स्ट्रैक्ट किया, उसको फिर वैक्स के साथ मिलाया, मिला के उसमें इंसर्ट किया गया है। तो कितना मेहनत का काम है, कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं, सब हाथ से किया गया है। और इस टाइप के पेंटिंग आपको अजंता की गुफाओं में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, फ्रेस्को पेंटिंग। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई हाथ से ब्रश से पेंटिंग नहीं हुआ है,
ठीक है। और इसका और एक एग्जाम्पल है, लिखो, अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज बाघ केव एंड सित्तन वसाल केव। बाघ केव पढ़ेंगे, बाघ केव के बारे में भी पढ़ेंगे, BAGH, बाघ केव एंड सित्तन वसाल, SITTAN, सित्तन, VASAL, वसाल केव, सित्तन वसाल केव। अकॉर्डिंग टू विनय पिटक, विनय पिटक कौन से धर्म की किताब है? बुद्धिज्म के। 3 पिटक है उनके, त्रिपिटक कहा जाता है, उसमें से हाँ, सुत्त, अभिधम और विनय। सुत्त सबसे पुराना है, विनय सबसे नया किताब है, बुद्ध धर्म के रिलीजियस बुक। जैसे हमारे 4 वेद होते हैं, ऐसे ही 4 वेदों में से, जैसे हमारा 4 वेद है, ऐसे ही बुद्ध के, गौतम बुद्ध के उपदेश और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, उसके ऊपर 3 किताबें लिखा हुआ है, जिसको कहते हैं त्रिपिटक। पिटक लिखा होता है पीछे, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू विनय पिटक, द नोटेड कोर्टिसियन ऑफ वैशाली, नोटेड, NOTED, नोटेड कोर्टिसन मतलब राज दरबारी, COURTESAN, कोर्टिसन ऑफ वैशाली, वैशाली, वैशाली जिसका नाम था अम्रपाली, वैशाली, उसने ऐसे डैश मार के लिखो, अम्रपाली एम्प्लॉयड पेंटर्स एंड स्कल्पचर्स टू मेक मुराल, employed painters and sculptors to make mural on the wall of her palaces, on the wall of her palaces। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम इंडियन वॉल पेंटिंग स्टाइल कह सकते हैं, जिसको आज दुनिया मुराल कहते हैं। इसकी शुरुआत कहां से हुई है? इंडिया से। तो इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? इंडियन वॉल पेंटिंग, वॉल पेंटिंग टेक्निक, यही तो कहेंगे। क्योंकि तुम ये सोचो, मुराल कहां से आया? जब हम लोग झिंगालाला थे तो हम गुफाओं में रहते थे, तो गुफाओं में नुकीली चीजों से बनाते थे ना, कि एक इंसान, हमने उसका भी देखा है, एक 2-3 इंसान थे, एक मैंने बोला था गधा है, तुमने बोला था कुत्ता है, उठा के लेके जा रहे थे, पुराना सा हमने एक पिक्चर देखा था, वो वहां से शुरू हो रहा है और इंडिया के पार्ट में शुरू हुआ, दुनिया में और कहीं नहीं मिलता इतना हाई लेवल का मुराल। तो ये इंडियन वॉल पेंटिंग का टेक्निक ही हुआ, ठीक है। तो ओरिजिनेटेड इंडिया है मुराल का, ठीक है। लिखेंगे द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ मेकिंग मुराल, द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ मेकिंग मुराल हैज बीन डिस्कस्ड इन विष्णु धर्मोत्तरम। मुराल हैज बीन डिस्कस्ड इन विष्णु धर्मोत्तरम। ये किताब लिखा गया था 5th to 6th सेंचुरी सेंचुरी सी में, एडी में। विष्णु धर्मोत्तरम लिख लिया, विष्णु धर्मोत्तरम। अ संस्कृत टेक्स्ट ऑफ 5th century AD। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फ्रेस्को मुराल पेंटिंग। एक तो होता है मुराल जिसमें कलर यूज नहीं किया, अब फ्रेस्को मतलब ये वाला। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फ्रेस्को मुराल पेंटिंग, evidence of fresco mural painting was found in राजा राजेश्वरा टेम्पल। राजा राजेश्वरा टेम्पल कहां है? कौन बताएगा? कृष्णकांत बताना चाह रहा है। राजा राजेश्वरा टेम्पल कहां है? अच्छा, मैम साउथ में कहीं होगा, ऋषिकेश में। नाम से भी लग रहा है साउथ इंडियन नेम है। राजा राजेश्वरा टेम्पल, तंजौर, तमिलनाडु।
एक काम तुमको करना है इसी के साथ, गूगल में आपको मिल जाएगा लिस्ट ऑफ एंशियंट इंडियन टेम्पल, देयर रीजन और दे वर बिल्ट बाय, बिल्ट बाय, ये एक लिस्ट निकाल लेना, इसको लर्न कर लेना। ये स्टैटिक जीएस का है, नहीं दूंगी, स्टैटिक जीएस का है, बट आपको पता होना चाहिए कौन सा टेम्पल कहाँ है। ठीक है, आप अगर ऐसे भी डालोगे ना लिस्ट ऑफ इंडियन टेम्पल, इंडियन एंशियंट इंडियन टेम्पल, पूरा लिस्ट आ जाएगा, राजा का नाम आ जाएगा, कौन सी एरिया में है आ जाएगा, तो तुमको पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें जब कलर्स भरा जाता था, फ्रेस्को में कलर भरा जाता था, उसको फिर देखो लेवलिंग हो रखा है कलर्स का, ये तो हमने भर दिया, एक तो भर दिया तो उबड़ खबड़ होगा ना, उसको लेवलिंग करने के लिए ब्रश की जरूरत है, ब्रश से ही तो लेवल करेंगे उसको, या मतलब मिलाएंगे कलर्स को। तो उसके लिए जो कलर्स यूज करते, मतलब ब्रश यूज करते थे, वो हेयर्स ऑफ एनिमल्स सच एज कैमल, गोट, इनके हेयर्स का यूज करते थे। लेकिन ब्रशेस वो मेड अप ऑफ, brushes were made up from the hairs of animals, brushes were made up from the hairs of animals such as goat, camel, mongoose, made up from the hairs of animals such as goat, camel, mongoose, etc. The ground was mongoose. अब इसका बेस कलर, बेस बनाने के लिए कैसे यूज करते थे, देखो लिखेंगे द ग्राउंड वाज कोटेड विथ एन थिन लेयर ऑफ colored lime, the ground was coated with a thin layer of lime and wax mixture, ब्रैकेट में लिखोगे प्लास्टर। लाइम तो पत्थर है ना, चूना पत्थर, चूना पत्थर सेडिमेंट्री रॉक है ना, तो लाइम, वैक्स और ब्रैकेट में लिखोगे प्लास्टर। ठीक है, लेयर ऑफ लाइम वैक्स ओवर विच paintings were drawn. For that they wet the surface, पहले पूरे पत्थर को गीला किया जाता था, कई वर्षों तक उसमें पानी डाला जाता था कि पानी बैठ जाए, सीलन आ जाए पत्थर में, वो पत्थर फिर कमजोर होगा तो कलर को पकड़ेगा और साथ में उसको तोड़ना आसान होगा। ठीक है, the other method of painting which was followed in the most cases of Indian painting, other method of painting which was followed in most of the cases of Indian painting is known as tempora, TEMPORA। एक तो हो गया आपका फ्रेस्को मुराल, और दूसरा तरीका क्या है, टेम्पोरा मेथड। द अदर मेथड ऑफ पेंटिंग विच वाज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ इंडियन पेंटिंग इज नोन एज टेम्पोरा। अब टेम्पोरा में क्या होता है, टेम्पोरा बहुत आसान होता है, लेकिन टेम्पोरा पेंटिंग में ना अभी कलर उड़ गया। टेम्पोरा पेंटिंग से जो बनाया गया था उसमें टाइम बहुत कम लगता है, लेकिन कलर उड़ गया। उसमें क्या किया गया था, ऐसे पत्थर को क्या नहीं किया, गीला नहीं किया, पत्थर को नहीं खोदा, उसके अंदर पत्थर और वैक्स का मटेरियल नहीं भरा। उन्होंने नॉर्मली पत्थर सरफेस को क्या किया, लाइम से पहले इक्वल कर लिया। ठीक है, लाइम और वैक्स से पेंटिंग में जैसे बेस कोट मारते हैं ना, तुम लोग जब मेकअप करते हो ऐसा फाउंडेशन मारते हो ना मुंह पे, ऐसा बेस एकदम, मतलब जिसके मुंह उबड़ खबड़ होता है वो भी एकदम स्मूथ हो जाता है, ऐसा ही कॉन्सीलर मार दिया। ठीक है, कॉन्सीलर से एकदम फीलिंग मार दी। ठीक, उसके ऊपर आप क्या करेंगे, उन्होंने कई सारे नेचुरल कलर बनते थे, जैसे काजल, लैम्प ब्लैक, उसको आग में तपाया किसी मटेरियल को, उसको क्या किया, जब वो ऐश निकला
उसमें फिर वैक्स मिलाया और उससे पेंट ब्रश से पेंट किया। वो काफी टाइम तक ठीक रहा, लेकिन आज जैसे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन के प्रभाव में ऐसे जो भी आपके आर्किटेक्चर बनाए गए थे उस टाइम पे पेंटिंग किया गया था, वो पेंटिंग उड़ने लगी, कलर उड़ गया है। ठीक है, तो लिखेंगे ऑन द सरफेस, on the surface they used lime plastered, on the surface they used lime plastered which has been allowed to dry first, which has been allowed to dry first, and then drench with, allowed to dry first, पहले उसको सूखा कर लेंगे, उसके बाद चूना पानी का घोल मारेंगे उस पे कि वो पक्का हो जाए। ठीक है, एंड देन ड्रेंच विथ फ्रेश लाइम वाटर, एंड देन ड्रेंच विथ फ्रेश लाइम वाटर। ठीक, अब जब उसका बाद वो सूख जाएगा, कलर सूख जाएगा उसका, तो उसके बाद उसको स्क्रैच करके पेंटिंग बनाएंगे। लिखेंगे then artists produced painting to scratch, by scratch, then artists produce painting by scratch, स्क्रैच करके उसके बाद पेंटिंग बनाया जाएगा। इसमें जो प्रिंसिपल कलर यूज किया गया है वो कलर लिख लो। द प्रिंसिपल कलर्स इन यूज वो, कहा छोटा, तो बहुत पीछे रह गया उससे टेबल। द प्रिंसिपल कलर्स इन यूज वो रेड, क्या स्क्रैच, अरे तुम बचपन में करते नहीं थे, लड़कियां तो सबसे पहले ही करती है स्क्रैच, नाखून लिया और सामने वाले को नोच दिया, ऐसे ही किसी नुकीली चीज ली, नोच दी उसको, नोच के पेंटिंग बनाया। ठीक है, उसके बाद लिखोगे प्रिंसिपल कलर, उसमें जो यूज करने वाले कलर थे, लाइम की भी तो बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो उसमें रेड, दूसरा रेड, VIVID, विविड रेड, मतलब एक ऑरेंज टाइप का रेड जो है, येलो, इंडिगो ब्लू, लेपिस लेजुली, लेपिस लेजुली कौन सा कलर होता है? येलो के बाद आएगा इंडिगो ब्लू, उसके बाद लेपिस लेजुली, एक पत्थर होता है लाइमस्टोन जैसा पत्थर, उसको ऐसे ठोक दो तो वो टूट जाता है और उसको पानी में मिला दो, और वो नॉर्मली ब्लू या पर्पल कलर का होता है, पर्पल समझ लो। ठीक है, लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक मतलब LAMP, लैम्प ब्लैक, इसको आज, उस समय लोग काजल के लिए यूज करते थे। लैम्प ब्लैक मतलब किसी चीज को, कटोरी को गरम किया, आग में जलाया, उसका ऐश निकाला, उसको वैक्स मिलाया और जो काला लगाया। ठीक है, लैम्प ब्लैक। चॉक व्हाइट, हाँ, चॉक व्हाइट एंड ग्रीन। अब मैंने इतना सब कुछ क्यों लिखाया, उसके पीछे भी बता दूं। ये मुझे लगता है ये आ सकता है क्योंकि लास्ट ईयर केरल के गवर्नमेंट स्कूल में लगभग 700 फीट के कंपाउंड वॉल में मुराल डिस्कवर हुआ। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने केरल के गवर्नमेंट स्कूल के जो बाउंड्री वॉल है, जो 700 फीट का बाउंड्री वॉल है, उसमें मुराल डिस्कवर किया। तो मुराल, वो मुराल कौन सा मुराल है? वो मुराल है फ्रेस्को मुराल। ठीक है, तो बदमाशी शुरू हो गई है, दे दे फोन दे, चल। नहीं, मुझे ऐसा फ्री में मिलेगा मैं सब ले जाऊंगी, किसी का नहीं मिलेगा, तुम देखो आज। ठीक है, आ गया मुराल समझ में। अब अजंता पेंटिंग में लिखेंगे। ठीक है, अजंता पेंटिंग के फीचर्स लिख रहे थे, है ना, हम लोगों ने फीचर्स लिखा है ना, लिखेंगे। अब आगे अजंता पेंटिंग कहाँ है, हमने लिख लिया 29 केव से, हमने लिख लिया 200 से लेके 650 AD के बीच में बना था, ये लिख लिया। उसमें बिहार
है और चैत्य है। 25 बिहार है, 4 चैत्य है। बिहार मतलब जहां बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे, और चैत्य मतलब होता है जहां वहां प्रे करते थे, वो है। अब थोड़ा सा हम लोग पहले देख लेंगे, ठीक है, बिहार चैत्य ये सब क्या है, एंड आफ्टर दैट हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये चैत्य है, देखो सबसे पहले आपको दिख रहा है, ये गुफा के अंदर था। जो गुप्ता है और खास तौर पे वकतक डायनेस्टी के राजा है, उन्होंने इस गुफा के, ये जो पत्थर आपको दिख रहा है ना, ये जो पत्थर आपको दिख रहा है, इन पत्थरों को, ये एक पत्थर था, ठीक है, इसको खोद खाद के तोड़ ताड़ के ऐसे बनाया, ठीक है। क्योंकि यहाँ हम कैसे कह रहे हैं ये चैत्य है, यहां पर गौतम बुद्ध है, और गौतम बुद्ध की प्रतिमा महायान में पूजा करने के लिए यूज किया जाता है। इट मीन्स ये क्या है, ये चैत्य है, ठीक है। तो ये एक देखो, ये गुफा है, नेचुरली बिल्ट गुफा है। इस गुफा में ऐसे कंडीशन पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उन्होंने पूजा पाठ नहीं की है, वो तो रॉ गुफा में पूजा पाठ किया। लेकिन बाद में जब वकतक डायनेस्टी आए, उनके राजाओं ने देखा कि भाई ये तो बहुत बेहतरीन मतलब आर्कियोलॉजिकल चीज हो सकती है, तो उन्होंने अपॉइंट किया, ठीक है। क्योंकि वकतक डायनेस्टी का समयकाल भी गुप्ता पीरियड में लिया जाएगा। सबसे बड़ा शासक कौन थे उस समय पे, गुप्ता। और साउथ इंडिया में वकतक डायनेस्टी चल रही थी। आंध्र प्रदेश के पार्ट में, महाराष्ट्र के पार्ट में, मतलब महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये वाला जो बेल्ट है इंडिया का, वहां पर वकतक डायनेस्टी चल रहे थे, तो वहां के राजाओं ने इसको इस तरीके से बनवाया। अब यहाँ पर देखो आप, कितना माइन्यूट आर्किटेक्चरल वर्क हो रखा है, और सब ये पोर्शन देख लो आप, यहाँ पर देख लो, ये दीवारों पे देख लो, ये सब क्या है, मुराल है। लेकिन ये फ्रेस्को मुराल नहीं है, ये फ्रेस्को मुराल नहीं है, ये नॉर्मल मुराल पेंटिंग कर रखी है उन्होंने, है ना, नॉर्मल मुराल कर रखा है। अब हम लोग देखेंगे अजंता की गुफा, अगर आप बाहर से देखना चाहते हो तो कैसा दिखता है। देखो अजंता की गुफा बाहर से बहुत बनाने के बाद भी, ये अंदर जाने का रास्ता अलग होता है, यहाँ पर सीढ़ियां वीढ़ियां आपको दिख जाएगी अंदर घुसने के लिए, उस समय सीढ़ियां वीढ़ियां भी नहीं था, ठीक है। इस तरीके से गुफा था, जिसको काट कूट के बाद में देखो इस तरीके से ये कन्वर्ट किया गया है। ये पूरा पहाड़ है, आपको दिख रहा है, ये पूरा पहाड़ है। इस पहाड़ के अंदर जहां खोखली एरिया थी, वहां पर ये बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे, या फिर आप जैनों के मॉन्क रहते थे, या फिर आप कह लो हिंदू के ब्राह्मण, जो उस समय पे ब्राह्मण जो है कॉमन लोगों के साथ नहीं रहते थे, वो लोग या तो कुटिया बना के जंगलों में रहते थे, या फिर इस तरीके से गुफाओं में रहते थे। कहते थे नॉर्मल लोग चिकचिकबाजी बहुत करते हैं, जैसे होता है ना पढ़ा लिखा समाज जो होता है। अगर आप साउथ दिल्ली जाओ और एक आप नॉर्थ दिल्ली चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली चले जाओ, दोनों में बहुत वास्ट डिफरेंस देखने को मिलेगा। साउथ दिल्ली हमेशा ही पढ़े लिखे लोगों का गढ़ रहा है, तो साउथ दिल्ली की आपको कॉलोनीज दिखेगी एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, वहां कोई चैन स्नैचिंग का मामला नहीं होता, या वहां पर कोई ऐसा क्राइम का मामला नहीं होता। उनकी सड़कें बड़ी बड़ी, घर आइसोलेटेड बना, क्योंकि वो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। तो पढ़ने लिखने वाले लोग कभी भी बाजार में रह नहीं सकते, क्योंकि शोर शराबा होगा तो वो पढ़ेंगे कैसे। तो इसीलिए ये जो स्कॉलर्स या फिर रिसर्चर होते थे, उनके लिए सबसे बेस्ट जगह क्या है, गुफाओं में रहना, जंगलों में रहना, आइसोलेटेड, जहां लोग ना जाए। इसी वजह से वो लोग यहाँ रहते थे। बाद में जब राजाओं ने उनको देखा कि नहीं, इनकी जरूरत समाज में भी है, तो फिर क्या हुआ, गुप्ता राजाओं ने ब्राह्मणों को रिक्वेस्ट किया कि आके ना समाज में बसवा, ब्राह्मणिज्म को लेके आए। ब्राह्मणिज्म मतलब ब्राह्मण को समाज में बसाया कि आप आओ। उस समय पे ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता था कि बाय बर्थ ब्राह्मण, उस समय ब्राह्मण का मतलब होता था वो बंदा जो रिसर्च या ज्ञान एनलाइटन की पाथ पे। तो उनको बोला समाज में आपकी बहुत जरूरत है, आप लोग तो समाज से निकल जाते हो, बड़ी बड़ी किताबें लिख देते हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन समाज के अनपढ़ों को समझाएगा कौन। तो उनको लेके आए, तो समाज को फॉर्मुलेट किया, नियमें बनवाई कि लोग अधिक समय तक खुशहाली जिए, ठीक है। उन्होंने ही नियम कानून बना के दिया था, और वो नियम कानून आज भी हम फॉलो करते हैं डे टू डे लाइफ में। हाँ, तुम जैसे लिक्चर बच्चे नहीं करते हैं, बट बाकी का लोग, बाकी समाज करते हैं, है ना। अब जो 9 बजे उठ के सोचे, कौन उठता है यहाँ 9 बजे, उठती है, वो हंस पड़ी, देखो वो उसने खुद ही जवाब दे दिया, मैं उठती हूँ 9 बजे, ठीक है। तो वो जो नियम कानून बनाया था कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रात ब्राह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है। सूरज की
शॉर्ट वेवलेंथ की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होती है आपको बॉडी को। अब शॉर्ट वेवलेंथ तो सुबह ही मिलती है ना, तो आपको सुबह तो उठना पड़ेगा, और कंबल ओढ़ के सोते रहोगे सूरज आएगा, हेलो शॉर्ट वेवलेंथ ले लो, ऐसे थोड़ी ना होता है। देर से बेटा आज भी ना 7:07-8 पे सूरज आ गया था अपनी टाइम, ठीक है। नहीं, रोशनी हमें देखने को मिलती है ना, सूरज उगता हुआ देखने को मिलता है, रोशनी आ जाती है 7 बजे तक ना, वो अंधेरा छट जाता है, ठीक है। तो वही तो रोशनी होती है, तुम्हें कौन कह रहा है सूरज को देखो, वो रोशनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके ब्रेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो अंधेरा छट के निकलता है ना, उसमें बहुत शॉर्ट वेवलेंथ होता है, दिमाग बहुत एफिशिएंटली वर्क करता है, वो कैप्चर करता है आपके एंटीनास उसको, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं। अब उन्होंने ये नियम कानून बनाया और ये लोग ऐसे रहते थे। इसके बाद इसके अगर अंदर की चीजें को देखना चाहोगे, ठीक है, अब देखो दीवारों को देखो, आर्किटेक्चर की मुराल की बेहतरीन आपको नमूना मिल जाएगा, इससे बेहतरीन मुराल आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। अजंता में, एलोरा में जो मुराल आपको देखने को मिलता है, अब ये मुराल मतलब वर्ल्ड में, इसीलिए तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है कहीं और। अमेरिका में जाओगे ये चीज नहीं मिलेगी। ऐसे ही धोनी ने नहीं बोला था कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ, पूछा था ना आप खूब घूमोगे फिरोगे, रिटायर हो गया हूं तो इंडिया को एक्सप्लोर करूंगा, यही तो बोला था उसने कि विदेशों में तो ऐसी चीजें ही नहीं, यूरोप में ये चीज कहाँ मिलेगी आपको, इतनी पुरानी सिविलाइजेशन कहाँ मिलेगी यूरोप में। यूरोप तो 1600 में डेवलप हुआ, अमेरिका उसके बाद डेवलप हुआ, तो उनकी चीजों में कोई नयापन नहीं है, साइंस का वो एक्सट्रीम लेवल नहीं है जो हमारी चीजों में, ठीक है। तो यही चीजें हैं, आ गया समझ में। अब लिख सकते हैं मुराल थोड़ा सा, और सॉरी अजंता केव लिखेंगे, अजंता केव्स वर इंस्क्राइब्ड बाय, अजंता केव्स वर इंस्क्राइब्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। ये जितने पेंटर थे, जितने आर्टिस्ट थे, सब बुद्धिस्ट थे। अजंता केव्स वर इंस्क्राइब्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वकातक डायनेस्टी। मतलब उस समय पे नॉर्थ इंडिया में, बिहार में, यूपी में गुप्ताओं के रूल थे, लेकिन एक छोटा सा डायनेस्टी था, पैट्रोनेज ऑफ मॉन्क अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वकातक किंग या वकातक एम्पायर। तो एक बहुत बड़े रूलर नहीं थे, बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था, छोटा साम्राज्य था, लेकिन बेहतरीन काम करते थे। वकातक किंग हरिसेना, हरि शीशा वाला हरिसेन है वो, HARISEN लिखोगे तो कोर्ट पोएट है, HARISHENA, हरिसेना, ठीक है। उनमें से सबसे प्रमुख काम करने वाले का नाम लिखा रही हूँ, 2-4 और है, लेकिन आपका क्वेश्चन पेपर में हरिसेना के बारे में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो मैंने एक ही के नाम लिखाना है, जो जितना आएगा तुम्हारे में। The figures in these caves were made up of either raw mural or fresco painting technique. Either raw murals or fresco painting technique. The colors were obtained from local vegetation and minerals. जैसे हमने देखा लेपिस लेजुली का यूज हुआ है, मिनरल है लेपिस लेजुली, लोकल वेजिटेशन। अब तुम लोग भी करते हो ना, मुंह में चमक लाने के लिए लड़कियां क्या करती है पता है, बीट रूट का पेस्ट लगा लेती है शादी में जाने से पहले। क्या लगाती है, चल पहाड़ी है ना तो ज्यादा बन रही है, स्किन अच्छी है ना इसीलिए ज्यादा बन रही है, नहीं तो लगाते हैं बीट रूट का फेस मास्क, लगाते हैं यार, लगाते हैं, सदियों से लगा रहे। सैंडलवुड, इससे क्या होता है, आपका ग्लो आता है, मतलब क्या है, एकदम आपका कॉन्सीलर का काम कर दिया, गड्ढों को बढ़ दिया,
एकदम जैसे हम लोग दीवारों को पेंट करने से पहले पुट्टी लगाते हैं ना, ये मास्क यही काम करता है आपके मुंह पे, सच्चाई में है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये नेचुरल वेजिटेशन, जो कलर चाहिए बेस में, जो कलर चाहिए उस टाइप का आपने वेजिटेबल, मारूंगी तीनों को अभी, बिल्कुल चुप, उसी टाइप का वेजिटेबल लिया, उसका पेस्ट बनाया, उसको लाइन के साथ मिलाया और एक फाइन प्लास्टर बनाया, उसको लगा लिया। तो नेचुरल कलर्स का यूज किया है उन्होंने। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे द आउटलाइन ऑफ द पेंटिंग्स वर डन लोकल वेजिटेशन एंड मिनरल्स, लोकल वेजिटेशन एंड मिनरल्स। लिविश समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तुम लोग साइलेंट हो बिल्कुल। लिवेश हेलो मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू दैट मैम, मेरा सेकंड स्टार्ट हो रहा है अभी मैम, मेरा सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हो रहा है वर्किंग का। आई एम लीविंग द दिस लेक्चर। नो इशू, आप रिकॉर्डिंग क्लास देख लीजिएगा, ठीक है? या थैंक यू मैम। ओके बेटा। अब कृष्णकांत समझ में आ रहा है? यस मैम। इंपॉर्टेंट है, तुम तीनों बाहर निकलो क्लास से। अब अगर तीनों ने ना मेरे क्लास में, मैंने सच्ची बता रही हूँ, इकट्ठा बैठे हुए दिख गए और तू उसके पीछे बैठा हुआ दिख गया, सब अलग अलग बैठे, उठो तुम, इधर बैठो, तू उठ जा, उधर बैठ, एकदम कोने में जा, कोने में, एकदम कोने में। अगर आ गया मैं फिर मत बोलना कि इतनी बड़ी हो गई हो, हम लोगों को मार पड़ रही है, मैं मारूंगी तुमको पता, ठीक है? उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मिनरल के, द आउटलाइन ऑफ द पेंटिंग वर डन इन रेड कलर, द आउटलाइन ऑफ द पेंटिंग वर डन इन रेड कलर। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा था, क्वेश्चन मुझे याद आ गया है प्री में, मुझे ईयर याद नहीं है, पूछा था अमंग द फॉलोइंग फीचर विच इज नॉट अ फीचर ऑफ अजंता केव। तो उसमें बाकी जितने फीचर्स है वो फीचर्स थे, उसमें अजंता केव में ब्लू रंग का प्रयोग नहीं हुआ। तो ये कहीं ऐसे लिख लो, एब्सेंस ऑफ ब्लू कलर इन द पेंटिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है किसी एक, इसी में लिख लो एब्सेंस ऑफ ब्लू कलर्स इन द पेंटिंग। इसमें भी ये जो पेंटिंग है ये गुफा नंबर 16 आपको दिख रहा है, ये गुफा नंबर 16 है, ठीक है? ये इट इज द एक्सपेंसिव पेंटिंग, ये सबसे एक्सपेंसिव पेंटिंग आपके सामने है, ये गुफा नंबर 16 है। अगर आपसे पूछे अजंता की गुफाओं में सबसे वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट एंड एक्सपेंसिव मुराल पेंटिंग पूछे तो केव नंबर 16, ठीक है? याद रखोगे, लिखेंगे द पेंटिंग्स आर जनरली थीम्ड कलर बुद्धिज्म इन रेड कलर। उसके बाद लिखेंगे द पेंटिंग आर जनरली थीम्ड अराउंड बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म में भी दो टाइप हो सकता है, ठीक है? थीम में आइदर द लाइफ ऑफ बुद्धा, थीम्ड जनरली थीम्ड अराउंड बुद्धिज्म, ठीक है? आइदर लाइफ ऑफ द बुद्धा और द जातक स्टोरीज, आइदर द लाइफ ऑफ द बुद्धा और द जातक स्टोरीज। यहां पर आपको लाइफ ऑफ द बुद्धा मिलेगा, ये ध्यान से आप अपने आप पेंटिंग को देखेंगे, ठीक है? देखो यहां पर ये मुद्रा अलग है, फिर ये मुद्रा अलग है, ऐसे जो इनिशियली स्टार्टिंग की मुद्रा है ना, वो है मतलब गौतम बुद्ध जब बैठे थे ना, मतलब एनलाइटमेंट के लिए जब उन्होंने ध्यान पे बैठे थे तो उनका बॉडी पोस्चर कैसा था, मतलब थोड़ा सा ज्ञान प्राप्ति के बाद इंसान की पर्सनैलिटी बदल जाती है, उनकी कैसी हुई, फिर उसके बाद थोड़ा और वर्षों के बाद उनकी पर्सनैलिटी कैसी हुई। तो स्टेजेस ऑफ द एनलाइटमेंट फेज का है ये जो है ये स्टेजेस ऑफ द एनलाइटमेंट फेज है। यहां देखो, यहां पर ये एकदम कॉन्फिडेंटली बैठे हैं बुद्धा, मतलब क्या है, ही गॉट एनलाइटेंड, ठीक है? ही गॉट एनलाइटेंड। तो ये क्या है, लाइफ ऑफ द बुद्धा का,
ठीक है। तो लाइफ ऑफ द बुद्धा में और भी है, कुछ ऐसे पेंटिंग है जहां पर गौतम बुद्धा पहले एक हॉर्स के ऊपर बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद दो लोगों के बीच खड़े हैं, फिर तीसरा एक शव लेके जा रहे हैं उसमें खड़े हैं। इस तरीके से भी एक पेंटिंग, मतलब इनिशियली ये ना बहुत लंबा है, ऐसे घूम के आता है। तो जहां पर मतलब ये ऐसे शुरू हो रहा है ना, ये केव नंबर 16 बहुत बड़ा है, 250 रुपए है पूरा। देखो 3 दिन तक खत्म नहीं कर सकते हो। हाँ ठीक है, तो आप 3-4 दिन तक इसको खत्म नहीं कर सकते हो देख के, ठीक है। तो होता है मतलब इंसान को एटलीस्ट ये लेके, तुम लोग जब कभी पोस्टिंग हो जाए, जब देखने जाओगे, एटलीस्ट अपने पास 4-5 दिन लेके जाना। और उस हिसाब से, क्योंकि एक दिन का है, सुबह आपको अर्ली इन द मॉर्निंग, देखो आप चिप्स और कोल्ड ड्रिंक वाले टूरिस्ट तो हो नहीं, है ना। अब अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो तो आपको इंटरेस्ट आएगा इन चीजों को देखने में, तो फिर आपको 4 से 5 दिन चाहिए होता है। मेरा लगभग 1500 रुपए खर्च हुए थे। नहीं, एक ही टिकट में क्यों देंगे, वो रोज के टिकट लेना पड़ता है। तो सुबह जैसे 10 बजे खुल जाता है, शाम को 5 बजे बंद होता है। मेरा 1500 रुपए लग गए थे, क्योंकि फिर भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, और फिर मेरा रिटर्न टिकट था, मुझे आ जाना पड़ा। मैं कभी जाऊंगी टाइम लेके, अगर इंसान को पढ़ना है तो 1-1.5 महीना भी चाहिए होगा, और फिर उसके लिए पास बन जाता है। मुझे बाद में पता चला कि आप अगर 4-5 दिन के लिए जा रहे हो तो आप पास बनवा लो, मतलब मिनिमम एक अमाउंट पे पास बन जाता है, तो वो ज्यादा बेहतर। लोग जाते हैं जो मतलब जो आर्कियोलॉजिकल के स्टूडेंट है ना, आर्कियोलॉजी, तो वो जाते हैं ना, वो महीनों महीनों निकाल के आते हैं, ठीक है। उनका कई महीने लगते हैं, तो रोज 250 रुपए की टिकट थोड़ी ना, टिकट तो रोज 250 रुपए की टिकट उनके लिए है, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक वाले जो टूरिस्ट होते हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए है वो 250 रुपए का टिकट। आप अगर पढ़ाई के सिलसिले में जाओगे तो आपके लिए बहुत कंसेशन मिलता है, आपको पास बनवाना पड़ता है, वो मुझे नहीं पता था, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके अलावा अगर आप देखोगे ना, ये तो लाइफ ऑफ बुद्धिज्म हो गया, गुफा नंबर 16। आप लिखो जरा केव नंबर 19। केव नंबर 19 में है नाग किंग एक्सेप्ट बुद्धिज्म। हाँ, NAGA, नगा मत बोलना, नाग किंग एक्सेप्ट बुद्धिज्म। 19 नंबर वाला जो गुफा है उसमें नाग राजवंश के एक राजा ने बुद्धिज्म लिया था, और वो उन्होंने एनलाइटन, मतलब जो कहते हैं ना आपके सलेखना नहीं कहते हैं, महापरिनिर्वाण अटेंड किया था यहाँ, मतलब उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया। महापरिनिर्वाण क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण जो है आपका मोक्ष का, हिंदू के मोक्ष का और महापरिनिर्वाण का बिल्कुल सेम प्रोसेस है। आपने ध्यान किया, अपनी बॉडी, अपनी सोल, अपने ब्रेन पे जब कंट्रोल हो जाता है, यू कैन लीव योर क्या कहेंगे, आत्मन विथ योर कंसर्न। आप अपनी मर्जी से अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। ये जो प्रोसेस या टेक्निक होता है, इसको बुद्धिज्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं और हिंदुइज्म में मोक्ष प्राप्ति। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कुछ साल पहले एक आर्मी के चीफ ने देहरादून के जो रामकृष्ण मिशन है वहां महापरिनिर्वाण लिया था, मतलब वहां मोक्ष लिया था उन्होंने। मतलब क्या है, उन्होंने मेडिटेशन पे बैठ गए, मेडिटेशन पे बैठने के बाद उन्होंने बता दिया था कि इस टाइम तक आप मेरे बॉडी को ले जाना, मैं निकाल दूंगा अपना आत्मा, और ये तब होगा जब आप एनलाइटन होंगे। नहीं होगी, इसमें नहीं है, आपने खुद को कष्ट नहीं दिया है, इस पे आपने अपनी आत्मा अपने मनपसंद अनुसार त्यागा है। ये तो भाई बहुत जबरदस्त साइंस टेक्निक है, या फिर कह लो मेडिटेशन का अल्टीमेट लिमिट है ना। तो इसको एक नाग किंग ने महापरिनिर्वाण दिया था इन गुफाओं में। कौन से गुफा में, गुफा नंबर जिसको आर्कियोलॉजिकल 19 कह रहे हैं, उसमें उन्होंने महापरिनिर्वाण ले लिया था, एक्सेप्ट बुद्धिज्म एंड अटेन महापरिनिर्वाण, ठीक है। उसके बाद गुफा नंबर 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, महापरिनिर्वाण ऑफ गौतम बुद्ध। महापरिनिर्वाण ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध ने शरीर जो त्यागा है उसकी वो बनी हुई है गुफा नंबर 26, महापरिनिर्वाण ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने, एक्चुअली गौतम बुद्ध का डेथ कहां हुआ है,
कुशीनगर बिहार। हाँ, अब क्या हुआ था, देखो कहानी ऐसी थी कि वो अपने उपदेश देने गए थे, रात को एक मतलब वहीं के लोकलाइट के घर में उन्होंने खाना खाया एंड ही ऑब्जर्व कि उसके शरीर के अंदर ऐसी कोई तत्व गए जो खाने योग्य नहीं है, या उनके अंदर ऐसी कोई तत्व गए जिनकी एक्चुअली जिनका हाई लग सकता है, मतलब मान लो। तो बाद में पता चला वो सुअर का मीट था, ठीक है, लेकिन उसे उनको तुरंत पता चल गया, उनकी वॉमिटिंग शुरू हो गई, उनका डायरिया शुरू हो गया। तो उन्होंने उसको बहुत रिग्रेट किया कि ना जाने ही सही, मैं जब कहता हूं कि हमें किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, मैं आया इनके घर में और मेरे को परोसने के लिए इन्होंने एक सुअर को मारा, ठीक है, तो पाप का भागीदार मैं भी हूं। और अब क्योंकि मैंने पूरी दुनिया को बोला है कि पाप नहीं करना है ऐसे, और मैंने ही उस पाप में मैं ना चाहते हुए भी मैं इन्वॉल्व हुआ, तो मुझे अब मतलब अपनी शरीर छोड़ना। तो उन्होंने रात को सोने से पहले, मतलब लोगों के लिए सो रहे थे, उन्होंने सबको बोल दिया था कल मेरा डेड बॉडी ले जाना है, और उन्होंने अपनी आत्मा अपने मन चाहे तरीके से निकाल दिया, ठीक है। बुद्धिज्म में कभी अलाउ नहीं करते, ये महायानी होते हैं जो सब कुछ खाते हैं, हिनयानी होंगे ना वो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, वो वीगन होते हैं। आज पूरी दुनिया में वीगन फूड का बहुत ज्यादा प्रचलन है। वीगन जानते हो, एनिमल के प्रोडक्शन की कोई भी चीज नहीं खाना, दूध नहीं, पनीर नहीं, कुछ नहीं। तो खाता है दूध, पनीर, मक्खन, तो वीगन नहीं है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, ठीक। तो जो वेजिटेरियन वाले हैं इसमें कैसे कितने हैं वीगन, वेजिटेरियन है सब, कोई वीगन नहीं है, वीगन इज वेरी डिफिकल्ट। तो गौतम बुद्ध वीगन थे, उन्होंने बोला था अपनी जीवन में ना, क्योंकि जब हम दूध निकालते हैं तो उस बछड़े से भी तो उसके हिस्से के दूध छीन रहे हैं, उसके दिल पे क्या बीतती होगी, उसके दिल पे भी तो पूछो ना। माँ का दूध आप इंसान के बच्चे को अपनी माँ के दूध से छीनते नहीं हो, और जब गाय का बच्चा होता है उसको छीन के आप दूध बेच देते हो, ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा वो है, तो उसको भी स्ट्रिक्टली वो करते हैं। तो हिनयानी जो आज भी है, बहुत कम रह गए हिनयानी, कुछ हिनयानी आपको थाईलैंड में मिलते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, हिनयानी ही तो थेरवाद होता है, ठीक है। तो वो ये कहते हैं अल्टीमेटली भी हम किसी की ना नुकसान नहीं करेंगे, मतलब लाइफ में अल्टीमेट भी हो जाएगा ना, कभी भी हम नुकसान के साथ तो नहीं देंगे, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को पता चला तो उन्होंने महापरिनिर्वाण लिया था, और उसका पूरा का पूरा जो है क्या है आपका, जो स्कल्पचर है गुफा नंबर किसमें बना हुआ है, 26 में। आगे लिखेंगे, केव नंबर 26 लिख लिया ना, लिखेंगे महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा। चाइनीज ट्रेवलर ह्यूएन संग, नेक्स्ट पॉइंट, चाइनीज ट्रेवलर ह्यूएन संग, Chinese traveler Huan Sung spent 1 month in the cave number 26. संग कैसे लिखोगे ह्यूएन संग की स्पेलिंग, HIUEN, ह्यूएन हो गया, संग कैसे लिखोगे, TSANG, ह्यूएन संग spent 1 month in cave number 26 and Fahien visited Ajanta cave, and Fahien, FAHIEN, Fahien visited अजंता केव। और एक्चुअली अजंता केव को दुनिया में प्रसिद्ध करने में यही 2 लोग हैं। इन्होंने अपनी जो ट्रेवलॉग है उसमें अजंता की गुफाओं के बारे में जब लिखा तो दुनिया हैरान हो गई थी कि ऐसी भी गुफा है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम लोग सम गुड, नहीं सम, क्या लिखेंगे, एलिगेंट एग्जाम्पल ऑफ मुराल पेंटिंग, some elegant example of mural painting in Ajanta caves are
Ajanta caves are flying apsara. Flying apsara लिख लिया? Flying apsara and dying princess, D-Y-I-N-G, dying princess. दिस इज द पेंटिंग ऑफ फ्लाइंग अप्सरा. आपको दिख रहा है फ्रेस्को पेंटिंग है ये. अब तो आपको दिख के ही पता चल जाएगा ना कौन सा फ्रेस्को है और कौन सा रॉ मुराल. ये भी मुराल है बट दिस इज फ्रेस्को. देख के पता चल जाएगा. लॉस्ट वैक्स टेक्निक के जो आएगा मूर्तियां देख के पता चल जाएगा. आउटर कवर क्या होगा? ब्रॉन्ज का, है ना. ये है फ्लाइंग अप्सरा. ये बहुत एलिगेंट, बहुत मतलब बेहतरीन एक पेंटिंग में से मानते हैं. और एक है डाइंग प्रिंसेस. मैं दिखा देती हूँ डाइंग प्रिंसेस का भी. आ गया? ये है रियल पेंटिंग. ये है डाइंग अप्सरा का पेंटिंग. ये दो बहुत अच्छे एलिगेंट पेंटिंग में आते हैं. ठीक है. और ये कहां पर है? डाइंग अप्सरा लिखो केव नंबर 1. डाइंग अप्सरा लिखोगे केव नंबर 1. हाँ, डाइंग अप्सरा और सॉरी डाइंग प्रिंसेस. डाइंग प्रिंसेस केव नंबर 1 और फ्लाइंग अप्सरा लिखोगे केव नंबर 9. वैसे तो केव नंबर नहीं पूछेंगे आपको बट पता होना चाहिए. आप अगर मेंस में आ गया राइट नोट्स ऑन आपके अजंता केव्स, तो ये आपको एग्जैक्टली पता चलेगा तब, क्योंकि किसी किताब में तो केव का रेफरेंस कौन से केव में नहीं है. तो इसका मतलब डायरेक्ट जो आपका एग्जामिनर होगा उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये बंदा खुद देख के आया है होगा, है ना. इस बंदे ने माइन्यूटली नोटिस की है चीजों को, तो उसका नंबर में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है. इसीलिए मैंने साथ में केव नंबर लिखा के दिया है. ठीक है. ये हो गया आपका अजंता की केव. अच्छा, एक स्टेटमेंट सुनो. अब आते हैं क्वेश्चन पे. गोला कहां है? ठीक. आंध्र प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन है. ठीक है, लिखो. मैं सीधा मतलब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये सब नहीं लिखा रही हूँ, स्टेटमेंट लिखा रही हूँ. स्टेटमेंट 1. वेट लाइन इसका आंसर मैं बताऊंगी क्योंकि ये टेक्निक मैं अभी इसके बारे में डिस्कस करूंगी. कोड में करेक्ट कोड है. ठीक है, करेक्ट होना चाहिए कोड. ठीक है, करेक्ट वाला. इसका जो कोड है सी कोड सही था, बोथ. इसका सी कोड सही था. तीसरे में हमेशा बोथ होता है और चौथे में नॉट होता है ना. नन ऑफ दिस. पहले में 1 ओनली, बी में 2 ओनली, सी में था बोथ और डी में था नाइदर, मतलब नॉट था. तो इसका सही ऑप्शन था बोथ.
मतलब जो आपका ये टेक्निक है इसका यूज कहाँ किया गया है? इटालियन रेनेसा में। अब इटालियन रेनेसा के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब एक पीसीएस में आ चुका है तो कहीं पे भी आ सकता है। यूपीएससी तो यूपीएससी है, ठीक है। तो अब हम लोग जाते हैं इटालियन रेनेसा। कब हुआ था इटालियन रेनेसा? कौन सा टाइम, मतलब थोड़ा बहुत तो टाइमलाइन आइडिया होगा। राखी, नीलम, यस 14, मैम। 14, 15 के आसपास, ठीक है। कभी तुक्का लग जाता है, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है, बड़ी बात नहीं है, लग जाता है, ठीक है। इटालियन रेनेसा, अब देखो जब पूरी दुनिया में रेनेसा जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था आपके इंग्लैंड के साथ। एग्रेगेरियन जो आपका मतलब वो हुआ था, रिवॉल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था। फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने फिर मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप किया, दिमाग का विकास हुआ, साइंस डेवलप हुआ, बाइबल कन्वर्ट हुआ, बाइबल की रियल मैसेज लोगों को पहुंचने लगा कि मतलब बाइबल क्या कह रहा है। तो पोप का जो दबदबा है वो खत्म हो गया। पहले पोप बहुत अनशन से चीजें मनवाते थे, औरतों को जैसे आपका वो नहीं कर सकते हैं आप, मतलब औरतें जो चर्च है उसमें नहीं जा सकते, ऐसा बहुत सब कुछ नियम था। अब उस समय काल में आपके ये मेडिवियल टाइम पीरियड है, उस समय पे जब रेनेसा मतलब होता है दिमाग की, मतलब बुद्धि की उन्नति, ठीक है। तो उस समय काल में आर्ट एंड कल्चर में भी, क्योंकि लोगों ने ये महसूस किया जिसकी संस्कृति स्ट्रांग होती है उसका बुद्धि विकसित होता है, ठीक है। आज जो सरकारें कहती है ना कि हमें मतलब बहुत स्ट्रिक्टली हमें मतलब अपनी कल्चर को मानना चाहिए, हमें अपना लैंग्वेज नहीं छोड़ना है, हमें अपनी खान पान नहीं छोड़नी है, क्यों कह रहे हैं बार बार सरकार? क्योंकि इट इज समहाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेशनलिज्म, इट इज समहाउ डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू योर स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, ये है, ठीक है। तो वही उस समय काल में लोगों ने जब बुद्धि का विकास हुआ, उन्होंने देखा कि मतलब इस तरीके से करने से क्या होता है आपका कि वो होता है, तो उन्होंने आर्ट एंड कल्चर पे भी ध्यान दिया, अपनी जो प्रिजर्व चीजें हैं वो भी किया। बाइबल की कई कहानियां जो हैं, क्रिश्चियन धर्म की कई कहानियों को दीवारों में पेंट किया, और इटली में इस समय पे बहुत काम हुआ। और इटली में जो दीवारों में वो पेंट किया गया था, उनके गिरजाओं में, उनके चर्च में, उनके मतलब पैलेसेस में, उसको कहा जाता है इटालियन रेनेशन आर्ट। तो छोटा सा नोट लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आए तो आपको पास पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर तुम लोगों को बोल दूंगी तो भूल जाओगे। अभी मैं बोल दूंगी, कल मैं पूछूंगी तो तुम लोग भूल जाओगे। तो रेनेसन आर्ट को लिख लेते हैं। The art was dominated chiefly by Christian church, initially मैम रिपीट करना एक बार। मैंने बोला आर्ट वाज डोमिनेटेड चीफली बाय द क्रिश्चियन चर्च, ठीक है। ड्यूरिंग रेनेसा पीरियड, इनिशियली लिखोगे पोप डिसाइडेड, इनिशियली पोप कहां के? रोम के, क्योंकि सबसे बड़ा चर्च कहां था? रोम में। पोप कहां के? रोम के। डिसाइडेड all the facts and figures of all the facts and figures of culture। मतलब क्या हो गया? कल्चर एक बड़ा वर्ड है, वहां पर वहां के जो चर्च के पादरी होते थे वही डिसाइड करते थे क्या ड्राइंग करना है। इंसान अपने मन मर्जी से कुछ नहीं बना सकता। क्या तुम्हें पहनना, क्या खाना, क्या तुम्हें सेलिब्रेट करना। इंडिया पाकिस्तान के मैच है, तुम्हें पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, इंडिया को सपोर्ट करना है, वो चर्च के रोम का पोप बताए। तुम्हें आज खाने में क्या खाना है, ये कम्युनिटी जो है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आपके इटली में और फ्रांस में बहुत वेजिटेरियन थे, ठीक है। 1200 में एक रेगुलेशन रोम से किया गया कि
हम जो हैं क्रिश्चियन हैं, और क्रिश्चियन जो है अपनी सर्वाइवल के लिए नॉन वेजिटेरियन इंटेक कर सकते हैं, तो हफ्ते में एक दिन सभी को, ठीक है, सुअर के मीट खाना है। अब वो डिसाइड करेंगे तुमको क्या खाना है, ठीक। तो कल्चर में इतना हद तक, कोई अगर किसी के घर में कुछ शादी फंक्शन है, ड्रेसअप तक वो डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि आप इतने छोटे कपड़े पहन सकते हो, इससे छोटे नहीं पहन सकते हो, घुटना दिखा सकते हो लेकिन मतलब घुटने के ऊपर नहीं दिखा सकते हो, ठीक है, 3/4 पहन सकते हो लेकिन हाफ स्लीव्स नहीं पहन सकते हो, ये सारी चीजें वो डिसाइड करते। तो पेंटिंग में क्या बनेगा वो भी वही डिसाइड करते। बट अब इटली में ट्रेंड अलग हो गया, जब बाइबल ट्रांसलेट हुआ उन्होंने देखा बाइबल में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, और वो कहते थे ये मुझे जीसस क्राइस्ट बताते हैं, वो तुम ये कर रहे हो तो जीसस क्राइस्ट को अच्छा नहीं लग रहा है। अब जो वेजिटेरियन फैमिली थे उनको कह रहे पोर्क खाओ, और किसने बताया? जीसस क्राइस्ट ने। तो नॉन एक्सेप्टेबल था। अब जब लोगों ने बाइबल को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके पढ़ा, उन्होंने देखा जीसस क्राइस्ट ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया था, हमें बेवकूफ बनाया, तो उन्होंने अपनी कल्चर को प्रिजर्व करना शुरू कर दिया। देखेंगे द रिवाइवल ऑफ आर्ट इन इटली बिगन, द रिवाइवल ऑफ आर्ट इन इटली बिगन as a response, the revival of art in Italy began as a response to the domination of Byzantine tradition। ये बाइजेंटाइन ट्रेडिशन एक ट्रेडिशन होता है, कल डिस्कस करेंगे क्या है बाइजेंटाइन, BYZANTINE, बाइजेंटाइन ट्रेडिशन, ठीक है। अब यही छोड़ते हैं, ये बाइजेंटाइन ट्रेडिशन कैसा होता है या बाइजेंटाइन रूल कैसा होता है? इट्स अ डिक्टेटर रूल। क्या होता है, कैसे होता है, कल थोड़ा सा डिस्कस करके इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बाइजेंटाइन अगर मैंने पढ़ाना शुरू किया ज्योग्राफी की क्लास छूट जाएगी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, वेलकम।